लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बिहार में जनता के स्पष्ट बहुमत और भारी जन समर्थन के बाद आज नीतीश कुमार ने 26 मंत्रियों समेत 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बढ़ी हुई जनाकांक्षाओं के सामने क्या है नई सरकार की चुनौतियां और साथ ही इन परिणामों के बाद कैसे विपक्ष के खेमे में बढ़ गई है रार। करेंगे इस पर चर्चा और बताएंगे प्रधानमंत्री के दक्षिण अफ्रीकी दौरे में भी क्या रहेगा खास। इफी में भी इस बार क्या विशेष है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। 21 से 23 नवंबर के बीच चौथी बार दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 समिट में रखेंगे भारत का नजरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व, विकास और SDGs के क्रियान्वयन पर होगा चर्चा का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 26 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल। दिल विस्फोट मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 4 और आरोपी गिरफ्तार। चारों को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया। आरोपियों में 3 जम्मू कश्मीर के और 1 उत्तर प्रदेश का निवासी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान जारी। ममता बनर्जी के आरोपों पर भाजपा हमलावर। घुसपैठियों को पनाह देने के पीछे टीएमसी सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। और गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। भारत समेत दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। अभिनेता रजनीकांत को मिलेगा विशेष सम्मान। आइए शुरुआत करते हैं आज के दिन की बड़ी खबर से। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान, जहां आज पुनः इतिहास रचा गया, जब बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार तथा 26 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने नवगठित सरकार को शुभकामनाएं दी हैं। बिहार में 10वीं बार नीतीश सरकार। गांधी मैदान में हुआ शपथ ग्रहण। 26 मंत्रियों ने भी ली शपथ। बिहार में बड़े जनादेश के साथ फिर नई एनडीए सरकार का गठन हो गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बनाते हुए 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर पीएम के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में 26 मंत्रियों को भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में एक बार फिर भाजपा नेता सम्राट चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। साथ ही विधायक विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली। वहीं भाजपा से दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और मंगल पांडे ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। आज का बहुत ही शपथ ग्रहण जो है ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, लाखों मतदाता इसके साक्षी बने
और बिहार सरकार में जितने भी मंत्री ने शपथ लिया है, ये हमारी चुनौती है कि हम विकसित बिहार के सपना को पूरा करें। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा ने कहा, बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को अपना जनादेश दिया है। डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने जनादेश दिया। इस क्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रामकृपाल यादव और नितिन नवीन को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं सुनील कुमार, संतोष कुमार, सुमन मांझी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा लेसी सिंह और मदन साहनी को भी नई एनडीए की कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं मोहम्मद जमा खान, संजय टाइगर और रमा निषाद के साथ ही सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद और अरुण शंकर ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से भरोसा जताया है और मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने फिर से विश्वास जताया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने मुझ पर फिर से विश्वास किया है, बिहार के विकास में जो भी होगा पूरे परिश्रम के साथ हम लोग बिहार के विकास के सेवा भाव से लगेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लखेंद्र कुमार रोशन और श्रेयसी सिंह को शपथ दिलाई। वहीं दीपक प्रकाश, प्रमोद कुमार, संजय कुमार पासवान और संजय सिंह ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार गठन पर बधाई देते हुए लिखा, बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक अद्भुत टीम है जिसमें समर्पित नेता हैं जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज पटना के गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में आकर एनडीए सरकार को प्रदेशवासियों का आशीर्वाद देना बताता है कि ये बिहार के जन जन की सरकार है। सभी बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई है। अब बिहार में 18वीं विधानसभा का गठन होगा। 26 नए मंत्रियों में एक मुस्लिम और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले विधायकों को भी एनडीए कैबिनेट में जगह दी गई है। मधुरेश नारायण और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन बिहार परिणामों के बाद दिख रहा है कि विपक्ष में भी रार बढ़ती जा रही है और इसका प्रभाव बिहार नहीं अन्य प्रदेशों, अन्य राज्यों तक भी नजर आ रहा है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद आइए आज की चर्चा का करते हैं रुख, क्योंकि बिहार में तो नई सरकार बन गई है, लेकिन विपक्ष की क्या रहेगी भूमिका जो कमजोर दिख रहा है। और अन्य प्रदेशों में देखें तो ये जो विपक्षी गठबंधन अलग अलग नाम से बने हुए हैं, इन पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ विशेष इसी से जुड़ा हुआ है जो कहता है बिहार में एनडीए बरकरार, विपक्ष में बढ़ी रार। और चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता पवन पटेल जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ
पत्रकार संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं और बिहार भाजपा की प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो मेहमानों का स्वागत करती हूं। डॉक्टर प्रीति शेखर अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगी, लेकिन पवन पटेल जी शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर है कि बिहार में जिस तरीके के नतीजे आए हैं उस पर कई दिनों से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, कारण इत्यादि तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन अब नई सरकार जो है उसने शपथ ले ली है और अब जाहिर है कि क्या रहेगा सदन का स्वरूप, इसकी एक छवि सी स्पष्ट होती नजर भी आ रही है। इस बार बिहार की सरकार में विपक्षी होने के नाते कांग्रेस और राजद की भूमिका को और चुनौती को भी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का आंकड़ा बहुत कम है। तो क्या रणनीति अब आप लोग सोच रहे हैं कि अगले 5 साल में एक विपक्षी के तौर पर, विपक्ष में बैठने के तौर पर आप लेकर सामने आ रहे हैं? तो मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि 10वीं बार वो सीएम बन रहे बिहार के, बधाई के पात्र हैं कि 10वीं बार वो सीएम बन रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब अगर बिहार के भलाई के लिए काम करें कि अगली बार उनको 20 साल पहले का बात ना करना पड़े चुनाव में। जैसे इस चुनाव में चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनके सामने बड़ी मजबूरी थी कि 20 साल की कोई बात, कोई ऐसा अचीवमेंट नीतीश कुमार जी का जनता को नहीं बताया, उसके पहले की बात बता रहे थे जंगल राज की। तो कम से कम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रह पाते हैं, अगर रह जाते हैं, तो कम से कम उसके बाद चुनाव में वो अपने कामों को बता पाएं। वो बताएं कि जिस तरह अस्पताल में गोलियां चलती हैं ना चले। एनसीआरबी के आंकड़े में जिस तरह रोज 8 हत्या या 14 हत्याएं, 12 हत्याएं को आंकड़ा 2 बार आ चुका, वो ना आए कम से कम। श्रम आयोग की रिपोर्ट है कि 2 करोड़ 90 लाख लोग बिहार से पलायन करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे पीछे है। तो हम ये चाहते हैं कि इन सब जो चीजें आज बिहार की पहचान बनती जा रही है वो पहचान ना बने। और जो स्पेशल राज्य का पैकेज आदरणीय मोदी साहब ने दिया था बिहार को कि 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ की 90,000 करोड़, पूरी दुनिया में वो गूंज रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कम से कम उस विशेष पैकेज को जो देने के लिए घोषणा की थी, उस विशेष पैकेज को ला करके बिहार को सचमुच का विकास में विकसित बिहार बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारी शुभकामनाएं हैं। और जो एक लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है, स्वस्थ विपक्ष, अच्छा विपक्ष का निर्वहन करने का हम प्रयास करेंगे। जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि बिहार के नतीजे क्या आए। आपने महाराष्ट्र की बात करें तो वहां गठबंधन को कह दी बाय बाय। ये जो आपने बीएमसी चुनाव से एन पहले अब ये बात भी उठ रही है कि अन्य राज्यों में जहां जहां कांग्रेस गठबंधन में है, अब वहां पर कांग्रेस एकला चलो का राग अलापने लगी है। तो क्या बीएमसी को लेकर, बीएमसी चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में जो निर्णय कांग्रेस का लिया गया है, एकला चलो रे कि हम किसी के साथ नहीं जुड़ कर करेंगे, अलग से हम अपना चुनाव लड़ेंगे, क्या ये बिहार परिणाम का फॉल आउट माना जा सकता है? नहीं, देखिए, बिहार परिणाम का फॉलोआउट नहीं माना जाए तो कोई भी गठबंधन बनता है तो पर्टिकुलर किसी चुनाव को लेकर के मध्य रख के बनाया जाता है। और आगे भी ऐसा नहीं कि अगर हमारा गठबंधन ऐसा बोल रहे हैं, किसी लोकल चुनाव में बोल रहे हैं कि हम अकेले इंडिविजुअल लड़ेंगे, तो इसका ये मतलब कदापि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतें जो तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहती है, उनके खिलाफ जिस दिन जरूरत पड़ेगी, जिस दिन ताकतवर होकर के लड़ने की जरूरत पड़ेगी, उस दिन क्योंकि देखिए क्षेत्रीय चीजें होती हैं, कई बार लोकल स्थितियां बीएमसी वगैरह के चुनाव में कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे भले हमारे समझौते हो ना हो, लेकिन वो सबकी सहमत से, जो हमारे गठबंधन के जितने सदस्य हैं सबके सहमत से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आगे हमारे सबके रास्ते खुले रहेंगे। जब भी लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए हम सबको जब भी जरूरत पड़ेगी सब साथ आकर लड़ाई लड़ेंगे। जी, प्रीति जी के पास में आऊंगी, लेकिन पवन जी, इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है कांग्रेस, लेकिन बीएमसी चुनाव अलग लड़ेगी, सही कहा मैंने? नहीं, अभी इसकी जानकारी जो हमारे नेता निर्णय लेंगे उसके हिसाब से आ जाएगा। आपको हमसे पहले पता पड़ जाता है, आप मीडिया जगत के लोग हमें हाँ या ना नहीं कहेंगे कि महाविकास आघाड़ी में भी हम है कि नहीं। चलिए, डॉक्टर प्रीति शेखर, आपका भी स्वागत है चर्चा में। अभी काफी आरोप भी लगाए गए हैं भाजपा पर। यह बात कही गई है कि बिहार में एनडीए ने जो काम किए हैं इतने सालों में और जो रह गए हैं उनके एक फहरिस्त गिना रहे थे पवन पटेल जी। लेकिन मेरे को लगता है प्रीति जी, शुरुआत तो आपको बधाई करने से करें कि आपकी सरकार बन गई है, लेकिन वहीं ये प्रचंड जीत कितनी बड़ी चुनौती भी लेकर आई है आपके लिए। प्रीति जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जी, प्रीति जी आप जुड़िए हमारे साथ। एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और आज ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक तरीके से शपथ ग्रहण समारोह संपादित हुआ, जिसमें माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई राज्यों के, हमारे एनडीए शासित प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसकी मैं पूरे बिहार वासियों को बहुत बधाई देती हूं। और देखिए, हमारे पास ये जो हमें इतना क्लीन स्वीप मैंडेट मिला है,
इसको मैं एक अवसर, हम लोग हमारी पार्टी का अवसर के रूप में ले रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जनता का स्नेह और सम्मान मिला है, तो उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना ये हमारी प्राथमिकता होगी। जो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपने मतदान किए हमारे पक्ष में, तो उसके लिए हमारी एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्ध होकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाने के पूरे जो भी उपक्रम करने चाहिए वो सब हम लोग करेंगे। प्रीति जी, यानी ये बात स्पष्ट है कि अब क्या करना चाहते हैं। जन आकांक्षाएं बहुत भारी हैं। मैंने आपसे सवाल ये इसलिए पूछा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार तो पहले भी चल रही थी। आज मैं आपके कई नेताओं के बयान सुन रही थी जिसमें ये बात कही भी गई कि अब डबल इंजन की सरकार और ज्यादा काम करेगी। ये डबल इंजन पहले भी चालू था, तो इस बार ये इंजन कौन सी नई दिशा देता नजर आएगा? ममता जी, आप बिहार को अगर नजदीक से समझ पा रही हैं तो आप जानती होंगी कि बिहार जंगल राज के दौर में किस प्रकार से गड्ढे में तब्दील हो गया था। यहाँ से लोग पलायन कर चुके थे, यहाँ पर सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा थे, बिजली आती कम जाती ज्यादा थी। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो उस गड्ढे को भरने का काम हमने 2005 से 25 के बीच में किया है, जिसमें से सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया गया, उसके बाद फिर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, सड़कें बहुत मजबूत बनी और आवागमन के संसाधन बढ़े, यहाँ पर हवाई सेवा बढ़ाई गई, शिक्षा के जितने संस्थान है, उच्च संस्थान, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ट्रिपल आईटी हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो या फिर केंद्रीय विद्यालय की बात हो, महिला आईटीआई की बात हो, अच्छे संस्थान खुले, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रीति, ये तमाम बातें हम लगातार चुनावों में भी सुनते आ रहे हैं। एक मिनट मैं लूंगी, मैं वही कह रही हूँ ममता जी, चाहे आप शिक्षा का क्षेत्र ले, स्वास्थ्य का क्षेत्र ले, आप खेल का क्षेत्र ले लें या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर लें, युवाओं के हाथ में रोजगार की बात कर लें, तो इन 20 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने चहुमुखी विकास किए। अब विकास की रफ्तार को उड़ान देने की बारी है। अब विकास को पूरे देश, बिहार को पूरे देश के अग्रणी राज्य में सम्मिलित करने की बारी है और वो इस बार की हमारी सरकार करेगी। चलिए, नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ आप लोग लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन संजय जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब भी कोई नई सरकार आती है, खासकर ऐसी सरकार जो पिछले 2005 से 2025 तक जो कि सत्ता में भी रही है, बीच के कुछ काल को छोड़कर, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारी आकांक्षाएं हैं जिनको भी पूरा करना बाकी है। जो सवाल मैंने प्रीति जी से लिया, वही मैं यहाँ से भी जानना चाहूंगी इस बात को कि कौन सी ऐसी लगता है कि अब ये चुनौतियां हैं जो इस सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी हैं, ये मोर्चा है जिसके ऊपर अब काम करना बहुत जरूरी है, ये कमजोरी है जिस पर पार पाना पड़ेगा। आप कैसे आकलन करते हैं स्थिति का? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सरकार कंटिन्यूटी में है, तो एक सरकार की प्रक्रिया जो चल रही थी या जो बातें हो रही थी उसी दिशा में ये आगे बढ़ेगी। इलेक्शन का आप मैंडेट भी अगर देखिए तो ये नीतीश और मोदी, मतलब जिसको नीमो इफेक्ट कहा जा सकता है, कि उस तरह का इफेक्ट है। तो अगर जो डबल इंजन की बात जो विकास के कार्यों में थी वो पॉलिटिकली भी बिल्कुल सार्थक हुई, इसीलिए ऐसा ऐतिहासिक मैंडेट मिला है। एक बात जो चर्चा हुई कि मोदी जी ने, जो पवन पटेल जी कह रहे थे, जैसे 70,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉमिस किया था। आज मेरे सामने आप कभी आंकड़े निकाल कर देख लीजिएगा कि बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ पिछले कुछ सालों में, पिछले 5 साल में आप देख लीजिए, पिछले 10 साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, या बिहार का जो जीडीपी था वो कहां से कहां चला गया, सेंटर का कंट्रीब्यूशन कहां पे गया, वो एक अलग इंटरेस्टिंग पहलू होगा। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस समय में जब इस तरह के मैंडेट को चुन करके आते हैं, 2 चीजें होती हैं कि लोगों का जब इस तरह का आपको लोगों के से पक्ष मिलता है, समर्थन मिलता है, तो 2 चीजें होती हैं। एक बार कि सरकार अहंकारी या लैकेडाइसिकल हो जाती है या कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेती है, और दूसरी चीज ये होती है कि उनके एस्पिरेशन को आप जिम्मेवारी मान करके चलते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के साथ, मतलब 2014 में जब वो चुन करके आए थे, तो इसी तरह एक्सपेक्टेशन का काफी बड़ा बोझ था। तो ये कम से कम केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस एक्सपेक्टेशन के बोझ को जानते हैं कि अगर वो जो एस्पिरेशन है, बिहार इस तरह का मैंडेट क्यों मिला, क्योंकि बिहार एक ह्यूजली एस्पिरेशनल सोसाइटी हो गया है। बिहार के लोग, ठीक है, अभी भी बाहर जा रहे हैं, पहले भी बाहर जाते थे, पहले के जाने की स्थिति अलग थी, अब के जाने की स्थिति अलग है। बेहतर होने के लिए कोई भी बाहर जाता है। वो चीज जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है वो अपने दम पे भी कुछ करता है, और उसको करने के लिए आपको जो मतलब साधन या इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करने की जरूरत होती है।
तो अगर वो चीजें प्रोवाइड होती हैं, और दूसरा चीज है कि जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये मैंडेट उस चीज को भी इंडिकेट करता है कि आप अगर निगेटिव राजनीति करेंगे और आप जैसे महागठबंधन के मैनिफेस्टो में कहा गया कि हर आदमी को मतलब चांद मांग लीजिए, सितारे मांग लीजिए, नौकरी मांग लीजिए, पैसे मांग लीजिए, सब कुछ देंगे। और उसके दूसरे ही वक्त, एक तो वो संभव नहीं है, तो लोगों को बहुत समझ में आता है कि ये छद्म है, और दूसरे ही वक्त उसके जो मुखिया हैं वो बड़े इस अंदाज में कहते हैं कि बिहार है, समझ लीजिए। नहीं संजय जी, वो सब बातें तो चुनावी बातें थी ना, उनको छोड़ के अब तो आगे देखने का वक्त आ गया है ना, अब तो हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाह रही थी आपसे कि तमाम अच्छी बातें हमने कर डाली, जीत भी हो गई, शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन अब तो जमीन पर काम करना पड़ेगा, अब तो जो वायदे दिए थे उन्हें पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है, मैं वो जानना चाहती थी। वहां पे आपका देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिहार के पास एजुकेशन के ट्रेमेंडस स्कोप है। बिहार में जिस तरह का शिक्षा है और बिहार के बच्चे जितना शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, या बिहार में तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज नहीं आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब हो सकता है, जिसके माध्यम से रोजगार का भी सृजन होगा और बच्चों के मतलब उस चीज का सृजन होगा जो अपने जगह पे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक बिहार सरकार ने जो भी काम किया उससे काफी ज्यादा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जो इन्वेस्टमेंट है उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमारे आस पड़ोस के जो राज्य हैं बिहार के, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूपी देखिए कहां से कहां निकल गया। तो मुझे लगता है बिहार पहले यूपी के साथ अगर अपनी प्रतिस्पर्धा करेगा इस मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, यूपी भी लैंडलॉक्ड है, बिहार भी लैंडलॉक्ड है। बिहार में उस चीज की इमेंस अपॉर्चुनिटी है। अगर मतलब बिहार उस रास्ते में अपने आप को मान ले कि हमें जो मैंडेट मिला है, हमें इसको जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है, तो ये जो पलायन की बात होती है ना, ये पलायन वहां जाकर के रुकेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी की अपनी एक लिमिटेशन है। रोजगार सृजन बहुत अलग तरीके से हो सकता है। ये दो मुद्दे जो हैं, और लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोर्स अगर वो स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज। चलिए इस पर नजर रहेगी कि किस दिशा में अब सरकार कदम उठाती है। मैं इस सवाल को लेकर प्रीति जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले पवन पटेल जी, विपक्ष चाहे कमजोर हो या कम आंकड़ों के साथ हो, लेकिन विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जितनी भी सीटों पर बिहार की जनता ने आपको जनादेश के साथ जितनी भी सीटों पर समेटा है, लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जैसे आज मैं कांग्रेस के ही नेता ये बात बोल रहे थे कि आपसी समन्वय की समस्या रही है अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं, लेकिन ये जो आपसी समन्वय की समस्या है ये तो हमें विपक्षी दलों में वैसे ही देखने को मिलती है। कांग्रेस कैसे इस तरह की समस्याओं से पार पाएगी, क्योंकि अलग राज्यों की भी बात करें, बिहार की भी बात करें, ये जो समन्वय है ना तो कार्यकर्ताओं का बड़े नेताओं के साथ समन्वय दिख रहा है, ना बड़े दलों का ही विपक्षी गठबंधन में ये समन्वय दिख रहा है। नहीं देखिए, अभी रिजल्ट आया है तुरंत, और रिजल्ट का झटका किसी के ऊपर से उतरा नहीं है। किस तरह की सुनामी कैसे आ गई, क्या ऐसा चमत्कार किया, इतना बहुमत कैसे मिल गया, काम कुछ किया नहीं। आज आदरणीय जैसा बोलते अगर उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में अभी तक चलता रह गया, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर तेजस्वी यादव, राहुल यादव चांद सितारों की बात करते तो मोदी जी ने जो चांद सितारे दिखाए वो चांद सितारे तो पूरे किए नहीं, झूठ पे झूठ करते गए, तो वो चांद सितारे भी पहले पूरे होने चाहिए। और हम तो कहते हैं जनता ने उनकी बात पे विश्वास किया, आपकी बात पे नहीं किया ना। जनता ने अगर वही तो बोला, जनता ने अगर विश्वास किया होता तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए 10-10 हजार रुपए बांटना नहीं पड़ता। जो पेंशन थी 600 रुपए की 1100 रुपए नहीं करना पड़ती। एक साल पहले का पेपर देखिए, जो दीदी लोग थी वहां पे धरना दे रही थी कि सैलरी नहीं मिल रही नीतीश कुमार जी से। तो ये तो चमत्कार हो गया। अगर इतना अच्छा काम किया हो तो 10-10 हजार नहीं बांटनी पड़ती। मैं तो उम्मीद करता हूं फिर भी कि पूरी दुनिया से SIR के नाम पे दस्तावेज मांगने वाले, अब सम्राट चौधरी हो चाहे कोई हो, सब वो भी अपनी डिग्री और अपना दस्तावेज दिखाएंगे। और जो गर्भाशय, पुरुषों का गर्भाशय निकाल करके एक नजीर कायम किया भ्रष्टाचार में, अब उस तरह के भ्रष्टाचार नहीं होंगे, एम्बुलेंस चोरी नहीं होगी, हॉस्पिटल में गोलियां नहीं चलेंगी। हम ये उम्मीद करने का प्रयास तमाम बातें रखी हैं। अब मैं डॉक्टर प्रीति शेखर से जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर प्रीति शेखर, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कांग्रेस नेता पवन पटेल ने सामने रखी हैं, लेकिन क्या ये देखकर ये भी लगता है कि विपक्ष में भी इनके तेवर ऐसे ही रहे तो फिर आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज तो रहेगा ही कि भाई जो कहा वो करके तो दिखाना ही है, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद? ममता जी, सबसे पहले तो विपक्ष हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष स्वयं आपस में उलझा हुआ है।
महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ने जा रही थी और कई सीटों पर दोनों दल के नेता एक दूसरे को हराने में भी लगे थे। फ्रेंडली फाइट के नाम पर आपस में ही जो ना टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा था। तो ये हमसे क्या लड़ेंगे पहले। और जहां तक जनता जनमत का सवाल है तो जनता ने तो अपना मैंडेट दे दिया, उसको स्वीकार करना चाहिए। कहते हैं ना कि आपको अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए, न कि जनमत का अपमान करना चाहिए। आपको भी, कांग्रेस को भी जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में तो किस प्रकार से बहुत बढ़ के उनको जनमत मिला था। बिहार में 1990 में 95 में राष्ट्रीय जनता दल को 150 से ज्यादा सीटें मिली थी। तो उस समय तो हमने कोई हाय तौबा नहीं मचाया था। तो देखिए, हम लोग लोकतंत्र का सम्मान करने वाले हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाने वाली है और विपक्ष हमारे लिए कोई चुनौती नहीं खड़ी कर पाएगी, क्योंकि वो लोग स्वयं आपस में उलझे। हाँ, जहां तक बात है जनता की अपेक्षाओं की, ममता जी, तो जहां जनता की जो अपेक्षाएं हमसे, आप बताइए ना, डबल इंजन की। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि पटेल जी ने जो तमाम बातें गिनाई हैं वो शायद जमीनी समस्याओं को सामने लेकर आना चाहते हैं, जो जाहिर है कि बिहार जैसे राज्य में इन्हीं समस्याओं से पार पाने की उम्मीद के साथ ही जनता ने आपको जनादेश दिया है। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में जो संकल्प लिया है उसको जरूर पूरा किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। वक्त इतना ही है, धन्यवाद। और न्यूज नाइट में यहाँ वक्त चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहे न्यूज नाइट, जिसके बाद हम बात करेंगे G20 की भी। बने रहे हमारे साथ। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध रसमलाई केसरी लड्डू हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद बात G20 की। प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार से 3 दिन की यात्रा पर दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। पीएम इस दौरान भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी IBSA की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया है और पहली बार अफ्रीका की धरती पर हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर रहेंगे। शुक्रवार से रविवार के बीच यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक समुदाय के सामने रखेंगे। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be visiting Johannesburg, South Africa from 21st to 23rd of November to attend the G20 Leader Summit at the invitation of President of South Africa. This will be Prime Minister's 4th official visit to South Africa, following his bilateral visit in 2016 and later for the 2 BRICS summits in 2018 and 2023. This is the first G20 summit that will be happening on African soil, and in that context will bring the spotlight on the development issues of Africa
as also of the Global South. G20 ग्लोबल साउथ के लिए बेहद महत्वपूर्ण मंच है। इस दौरान प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही वे विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। On the margins of G20 summit, PM will be participating in the IPSA India Brazil South Africa leaders meeting as well as holding bilateral meeting with several leaders who will be present in Johannesburg. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के प्रयासों का नेतृत्व किया था, जिसे वैश्विक जगत ने सराहा है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान एक मील के पत्थर के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहें न्यूज नाइट। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। और अब खबर अयोध्या से, क्योंकि 25 नवंबर वो तारीख है जब अयोध्या के श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस अवसर पर मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज स्थापित किया जाएगा। इसका विशेष महत्व और पूजन विधि को समझने के लिए डीडी न्यूज के संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने आचार्य पवन कुमार शास्त्री जी से की एक खास बातचीत। अयोध्या आज फिर से उल्लास में डूबी है, नए रंग और रूप में सज धज रही है। भव्य नव्य राम मंदिर निर्माण के बाद धर्म ध्वजा, धर्म पताका फहराने के लिए 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और उसके बाद राम मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। किसी मंदिर में धर्म पताका या धर्म ध्वजा का महत्व सनातन धर्म में क्या है, किस तरीके से इसे पूजित किया जाता है, इसके अनुष्ठान के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य पवन कुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, ये धर्म पताका जो भगवान श्री राम मंदिर नवनिर्मित है, इसमें फहराई जाएगी, सनातन धर्म में किसी मंदिर पर पताका का महत्व क्या है? 7 रंग की पताकाएं हैं, वो 7 रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं और मंदिर पर जो है वह 1 रंग की पताका फहराई जाती है। इसके ध्वज दंड होते हैं और इसके अनेक प्रकार के वैज्ञानिक महत्व हैं और विभिन्न रंगों का अपना अपना एक अलग प्रकार का महत्व है जो विभिन्न ग्रहों की स्थिति को दर्शाते हैं। 25 तारीख को जो यहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, उसको लेकर के जो अनुष्ठान नियत किया गया है, क्या है कुछ? इसमें जो है विधि पूर्वक
सभी देवताओं का पूजन, जैसे इंद्र इत्यादि देवता जो हमारे देवताओं के राजा कहे गए हैं, इनका पूजन होता है। उसके बाद ध्वजदंड का पूजन होता है, उसके बाद ध्वजा का पूजन होता है और फिर पताकाओं को फहराया जाता है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह खुशी की बात है कि उनका एक कलुषित इतिहास जो था वह मिटा है और एक नया इतिहास नव्य भव्य राम मंदिर और उसकी धर्म ध्वजा को लेकर के सामने आया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। एक तरफ बीजेपी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बड़ा दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने ममता बनर्जी के आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। देश के 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की भाजपा यूनिट ने अब अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। बंगाल भाजपा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि मोहम्मद मुल्ला नाम का एक बांग्लादेशी व्यक्ति है, जिसने एक स्थानीय महिला से शादी करके अपने ससुर को अपना पिता बना लिया, जिसके बाद वो पश्चिम बंगाल में मतदाता बन गया। मोहम्मद मुल्ला नाम का ये व्यक्ति बंगाल के सेरामपुर में रह रहा है। भाजपा का ये दावा बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों की मौजूदगी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं एसआईआर के डर से पश्चिम बंगाल से अवैध घुसपैठियों के भागने की तस्वीरें लगातार वायरल हैं। बांग्लादेशी भारत में क्यों रहना चाहिए? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश, तो हमें स्वागत करना चाहिए। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने इसे खतरनाक, बिना योजना वाला और अमानवीय करार देते हुए कहा कि 3 साल का काम 3 महीने में थोपने से पूरा प्रशासनिक ढांचा दबाव में है। बीएलओ पर अत्यधिक बोझ, ट्रेनिंग की कमी, सर्वर की दिक्कतें और अव्यवहारिक टाइमलाइन से स्थिति और बिगड़ रही है। ममता ने आरोप लगाया कि जलपाईगुड़ी में एक आंगनवाड़ी वर्कर ने इसी दबाव में आत्महत्या कर ली, जबकि कई और मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि धान कटाई और आलू बुआई के पीक सीजन में लाखों किसानों से फॉर्म भरवाना अव्यवहारिक है, जबकि बीएलओ को कारण बताओ नोटिस व धमकियां मिल रही हैं। ममता बनर्जी के इन आरोपों पर भाजपा लगातार हमलावर है। बंगाल से बांग्लादेश जो जाएगा उसको छोड़ दो, उधर से आने के लिए मना है। यही मौका है, 10-20 लाख पॉपुलेशन बंगाल की कम हो जाएगी। बंगाल में अभी से टीएमसी को डर लग रहा है, एसआईआर के नाम से डर रहे हैं। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। उनको पता है कि जो बांग्लादेशी हैं उनकी अब खैर नहीं है। जनता इस बात को समझ चुकी है कि एसआईआर एक सही एक्सरसाइज है और घुसपैठियों को रोकने का एक वाहिद तरीका है। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी एसआईआर से इतना परेशान क्यों हैं? दरअसल हाल ही में एसआईआर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को ये डर सता रहा होगा कि कहीं बंगाल में भी बिहार जैसा हाल न हो जाए। सौरभ दत्त के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबरों का रुख करने से पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहें न्यूज़ नाइट। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 16वां विदेश मंत्री स्तरीय फ्रेमवर्क डायलॉग गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेनेटर पेनी वोंग ने की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा और रक्षा सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियमित मुलाकातों से संवाद की निरंतरता बनी रहती है। उन्होंने कहा कि इस निरंतर बातचीत ने दोनों देशों के बीच एक अभूतपूर्व सहजता और विश्वास का स्तर शामिल किया है। दोनों देशों ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाने और पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। I put a lot of value on our frequent engagements. And I do believe that they actually offer us a certain continuity of discussions and communication and understanding. I truly believe today we have a comfort level that has never been as strong as it is right now. Foreign Ministers' Framework Dialogue has been one of the key pillars of the comprehensive strategic partnership. And it surely reflects the trust, the democratic values, and our common vision for a free, open, and secure Indo-Pacific. गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज गुरुवार से आरंभ हो गया है और महोत्सव का शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा के साथ साथ NFDC की भी झांकियां प्रस्तुत की गईं। पहले ही दिन सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स फिल्म बाजार का भी औपचारिक उद्घाटन किया, जिसमें इस बार 124 नए क्रिएटर्स जुड़ रहे हैं। इस बार इफी में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। देश की संस्कृति के अलग अलग रंग, मधुर संगीत और नृत्य से गूंजता आसमां। जी हाँ, ये नजारा है गोवा का, जहां 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हो गई है। महोत्सव का शुभारंभ एक शानदार परेड के साथ हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा और गोवा की झांकियां देखने को मिली। साथ ही फिल्म स्टूडियो का डिस्प्ले और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 50 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित झांकियां भी प्रस्तुत की गई। समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक परेड में देश की विविधतापूर्ण संस्कृति के रंग बिखेरे। Taking various steps to give the bridge to the new creators, new young minds, creative minds to the global level, the Waves Bazaar giving a chances to them, and also the creators from various part of the country, they are going a global level reach. India is the forefront of these creativity revolutions, and if he continues to be the bridge between the Indian talent and global possibilities. We have the largest collection of films coming in from close to 80 countries. We have films which are being premiered for the first time internationally. There are global premieres, there are national premieres, there are films which have made way into the competition section. We had the largest number of entries, close to 3,000 entries, and from which there are few films which are part of the competition section. We also have the AI film hackathon, and on the other side of the road we have the largest film bazaar called as the Waves Film Bazaar. इससे पहले सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने वेव्स फिल्म बाजार का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नेशनल असेंबली की मेंबर जे वोन किम ने वंदे मातरम गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस मौके पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि वेव्स फिल्म बाजार क्रिएटर्स के बीच ब्रिज का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार 124 नए क्रिएटर इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि फिल्म बाजार अब तक अपना सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। 300 से ज्यादा फिल्म प्रोजेक्ट इस बार शामिल होंगे। This Waves Bazaar will bridge between the creators to the world, the producers and the creators, the young dynamic creators. The Waves Film Bazaar co-production market this year is going to feature 27 projects, including 22 feature films and 5 documentary projects. These projects represent diverse geographies, languages and genres, but they all share the ambition of reaching the global audience. 20 से 28 नवंबर तक 9 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में फिल्म स्क्रीनिंग, सांस्कृतिक और फिल्म उद्योग से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। इस दौरान 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। 1952 से शुरू हुआ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और भव्य फिल्म महोत्सव है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा मिलकर इस महोत्सव का आयोजन करते आए हैं। ये महोत्सव वैश्विक सिनेमा का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां साहसिक प्रयोगों से क्लासिक फिल्मों का पुनर्निर्माण होता है और महान हस्तियां नए कलाकारों के साथ मंच साझा करती हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गोवा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर गुरुवार को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी उपस्थिति से इस ऐतिहासिक अवसर को विशेष बना दिया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही उन्होंने जनजातीय समुदायों की विरासत, संघर्ष और योगदान को भी नए सिरे से रेखांकित किया है। एक विशेष अवसर था ये, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा को लेकर केंद्र सरकार लगातार कई प्रयास करती आ रही है ताकि जनजातीय गौरव दिवस के साथ जो एक क्रम शुरू हुआ उसी को आगे बढ़ाया जाए और ऐसे में जनजातीय संस्कृति को भी सामने लाया जाए। एक महत्वपूर्ण अवसर जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पर उपस्थित हुई तो उन्होंने इस अवसर को बेहद खास बना दिया, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस जनजातीय लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस गौरव दिवस के अवसर के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की भी जो विरासत रही है उसको आगे लाकर सबको उससे साथ जोड़ने का भी एक क्रम ही है ये जनजातीय गौरव दिवस। और इस भव्य आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नमन करते हुए सबको अपना संदेश भी दिया। अंबिकापुर के जनजातीय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति का स्वागत उस भावभूमि में हुआ जहां सदियों की जनजातीय संस्कृति, उनके परिश्रम और परंपराएं आज भी जीवंत हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के इतिहास में जनजातीय समुदायों का योगदान एक उज्जवल अध्याय है। लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली इस भूमि पर प्राचीन गणराज्यों से लेकर बस्तर के मुरिया दरबार तक भागीदारी और संवाद की परंपरा निरंतर विकसित होती रही है। जनजातीय समुदाय का योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके उदाहरण प्राचीन गणराज्यों के साथ साथ बस्तर की मुरिया दरबार नामक आदिम जनसंसद जैसे अनेक जनजातीय परंपरा में दिखे जा सकती है। जनजातीय समुदाय से मेरा विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इसी समाज की बेटी हूँ। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश भर में वामपंथी उग्रवाद के शीघ्र उन्मूलन की उम्मीद मजबूत हुई है। राष्ट्रपति ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में लोग वामपंथी उग्रवाद का मार्ग छोड़कर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने बस्तर ओलंपिक्स में 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों की सहभागिता को समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत बताया। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विराजित और सुसंगठित प्रयासों से निकट भविष्य में ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उन्मूलन
संभव हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलके बहुत सारा कदम उठाए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड इन तीनों राज्यों में जनजातीय विरासत की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिन की कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट में आज लंबित विधेयकों पर निर्णय के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिल पर निर्णय के लिए समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। यह शक्तियों के बंटवारे की अवधारणा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक समाचार पत्र की रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद छोटी कारों और कॉम्पैक्ट एसयूवी की मांग तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी रिफॉर्म और त्योहारों के अनुकूल माहौल ने 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट में बिक्री को कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के दौरान भावनगर में भाजपा जिला कार्यालय श्री कमलम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच ट्रेड कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के विकास और भलाई के लिए भारत का सपोर्ट दोहराया। सिंगापुर में चल रहे ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में विश्वास के स्तर को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्रकाशन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में काम करने वाली कंपनियों को देश के संविधान और कानून का पालन करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंचे। अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान मोहन भागवत पूर्वोत्तर राज्य में संगठन के कामकाज की निगरानी करने के लिए आरएसएस सदस्यों के साथ कई बैठक करेंगे। नई दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की 7वीं मीटिंग का आयोजन हुआ। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत सदस्य देशों के एनएसए इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि समुद्री क्षेत्र से जुड़े देशों के रूप में इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने 4 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी के साथ इस मामले में कुल गिरफ्तारियां 6 हो चुकी हैं। चारों आरोपियों को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के प्रोडक्शन ऑर्डर पर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर से हिरासत में लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट में वाड्रा पर भंडारी के माध्यम से अवैध संपत्तियां हासिल करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि वाड्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। इसे राजनीतिक साजिश बताया है। और इसके साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।